नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रमेश प्रसाद स्निग्ध है और मैं विगत 25 साल से एजुकेशन के फील्ड में कार्यरत हूँ और शिक्षा मनोविज्ञान में मैंने बहुत काम किया है। मैं सोचा यूट्यूब के माध्यम से पूरे ऑल इंडिया के स्टूडेंट को इसका बेनिफिट मिले, इसीलिए मैंने ये शुरू किया है। और आज जो एजुकेशनल साइकोलॉजी का बहुत ही इम्पोर्टेंट, ये चैप्टर नहीं कहिए बल्कि एक यूनिट है, सीखना, जिसको अधिगम कहा जाता है मनोविज्ञान की भाषा में। इंग्लिश में उसको लर्निंग कहा जाता है और हिंदी में सीखना या अधिगम कुछ भी कह सकते हैं। तो आज मैं अधिगम के बारे में आपको बताएंगे। अधिगम में क्या क्या चीज़ें हमें पढ़ना है। जो डिफरेंट एग्ज़ाम, अगर आप KVS का एग्ज़ाम दे रहे हों या DSSB का एग्ज़ाम दे रहे हों या रीट का एग्ज़ाम दे रहे हों या डिफरेंट स्टेट के, चाहे आप TGT का दे रहे हों, PGT का दे रहे हों, PRT का दे रहे हों, सभी में ये बेनिफिशियरी रहेगा। और सीखना चैप्टर से, यानी अधिगम चैप्टर में जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं चैप्टर करने के बाद मैं वो भी करवाऊंगा जो विगत 15 सालों से डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो हम शुरू करने जा रहे हैं। अधिगम लर्निंग क्या है? लर्निंग बहुत ही मिला जुला और सुना हुआ शब्द आपका है। जब बच्चा जन्म लेता है तभी से लर्निंग के बारे में शुरू हो जाता है, उसका स्टार्टिंग लर्निंग तभी शुरू हो जाता है और उसके बाद जब तक वह ज़िंदा रहता है तब तक लर्निंग का कार्यक्रम चलता है। तो लर्निंग के बारे में ज़्यादा कुछ मैं इधर उधर की बातें नहीं करते हुए डायरेक्ट हम कंटेंट पर आते हैं कि लर्निंग में हमें क्या क्या जानना है। देखिए, लर्निंग में हमें, अधिगम में हमें उसका अर्थ जानना है, उसके मीनिंग के बारे में जानना है, अधिगम की क्या विशेषता है उसके बारे में जानना है, जिसको कैरेक्टरिस्टिक कहा जाता है। अधिगम के पक्ष के बारे में जानेंगे, डोमेन के बारे में जानेंगे और अधिगम की कौन कौन सी विधियां हैं, मेथड्स के बारे में जानेंगे और अधिगम के प्रकार के बारे में जानेंगे, डिफरेंट टाइप्स जो होते हैं उनके बारे में जानेंगे। और एक चीज़ मैं बता दूं बच्चों, आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में हम करवाएंगे, ताकि अगर कोई इंग्लिश मीडियम से तैयारी कर रहे हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी को तो उन्हें भी दिक्कत नहीं होगा और जो हिंदी मीडियम से कर रहे हैं उन्हें भी दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि बहुत वीडियो यूट्यूब चैनल पर मैंने देखा है जिसमें कि कुछ लोग इंग्लिश में बोलते हैं तो सिर्फ इंग्लिश में और हिंदी में बोलते हैं तो हिंदी में। लेकिन अगर उनके पास कंटेंट अच्छा है तो मेरा यह प्रयास रहेगा कि मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको बताऊं, ताकि हिंदी मीडियम वाले को दिक्कत नहीं हो और इंग्लिश मीडियम वाले को भी दिक्कत नहीं हो। तो ये उसके परिभाषा अलग अलग विद्वानों, जो अलग अलग शिक्षाविदों ने जो लर्निंग का डेफिनेशंस दिया है उनके बारे में भी हम जानेंगे। और कौन कौन से कारक हैं जो लर्निंग को प्रभावित करता है, कौन कौन से फैक्टर हैं जिस फैक्टर के आधार पर लर्निंग जो है प्रभावित होता है। तो ये सारी चीज़ के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम लर्निंग के अर्थ के बारे में जानेंगे कि लर्निंग क्या है और लर्निंग कैसे किया जा सकता है और लर्निंग क्यों आवश्यक है, क्या, कैसे, क्यों, इसका सारा जवाब आपके सामने हम पेश करेंगे। मीनिंग ऑफ लर्निंग, अधिगम का अर्थ जानने के लिए सबसे पहले व्यवहार शब्द के बारे में हम जानेंगे, क्योंकि लर्निंग में व्यवहार में परिवर्तन होता है, चेंज इन बिहेवियर। जो बिहेवियर में चेंज होता है, परमानेंट चेंजेज होते हैं, उन्हीं को लर्निंग कहा जाता है। तो लर्निंग के बारे में शुरू में जो मनोविज्ञान है, सबसे पहले थोड़ा सा इसमें हम जानना चाहेंगे और आप लोगों को भी पता होगा, जानते भी होंगे कि शुरू में मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा गया। जो बहुत प्लेटो और अरस्तु, आप लोग ग्रीक दार्शनिक थे, जिन्होंने बताया कि मनोविज्ञान जो है आत्मा का विज्ञान है। क्योंकि मनोविज्ञान दो शब्द से मिलकर बना है, जिसे साइकोलॉजी कहते हैं। तो साइकोलॉजी दो शब्द से बना है, ग्रीक भाषा है साइकी और प्लस लोगोस। तो साइकी का मतलब होता है आत्मा, आत्मा का मतलब होता है सोल। तो शुरू में साइकोलॉजी शब्द की जो उत्पत्ति हुई, यानी मनोविज्ञान शब्द की जो उत्पत्ति हुई, उसमें कहा गया कि ये आत्मा का विज्ञान है। बाद में कुछ और विद्वानों ने इनका अलग नाम दिया, कहा नहीं, आत्मा तो अदृश्य है, आत्मा को हम देख नहीं सकते हैं।
तो फिर कहा गया कि नहीं, चलो आत्मा का विज्ञान नहीं, मन का विज्ञान है। माने ये सोल का साइंस नहीं है बल्कि माइंड का है। उसके बाद कुछ दिन और बाद हुआ कि नहीं, मन का, चूँकि मन और आत्मा अदृश्य है, इसको देखा नहीं जा सकता है, तो उन्होंने कहा कि चेतना का विज्ञान है। चेतना का मतलब जागृति है, कॉन्शसनेस का विज्ञान है, कॉन्शस, चेतना का विज्ञान कहा गया है ना। चेतनावस्था का मतलब जागृत अवस्था में कॉन्शस का विज्ञान है। फिर ये जो आत्मा, मन, चेतना, यह ज़्यादा टाइम तक नहीं रहा। फिर एक शिक्षाविद आए जिन्होंने कहा कि आत्मा जो है वह न तो मनोविज्ञान आत्मा का नहीं है, मन का नहीं है, चेतना का नहीं, बल्कि यह व्यवहार का विज्ञान इसको कहा गया। क्योंकि अभी तक चेतना का विज्ञान इसीलिए कहा गया था क्योंकि यह पहले मनोविज्ञान जो है फिलोसफी का से लिया गया था। फिलोसफी का मतलब दर्शन शास्त्र। तो ये दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान जो शब्द लिया गया है वह दर्शन शास्त्र से लिया गया है। बाद में हुआ कि नहीं, ये व्यवहार का विज्ञान है और यही आज मान्यता प्राप्त है। सबसे पहले मनोविज्ञान में व्यवहार शब्द का जिन्होंने यूज किया था 1905 में जो मनोवैज्ञानिक थे उनका नाम था मैकडूवेल। एक शिक्षाविद थे जिनका नाम था मैकडूवेल, जिन्होंने विलियम मैकडूवेल साहब ने व्यवहार शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया और इन्हीं के शब्द को प्रयोग करने के बाद 1913 में जी.बी. वाटसन, नाम आप लोग सुने होंगे। ये वाटसन, जे.बी. वाटसन ने व्यवहारवाद का सिद्धांत दिया। व्यवहारवाद का सिद्धांत, जिसको इंग्लिश में कह सकते हैं बिहेवियरिज्म का सिद्धांत, जो है वाटसन ने दिया था 1913 में। यह क्वेश्चन आपसे पूछा भी जा सकता है क्वेश्चन में कि व्यवहार शब्द का प्रयोग मनोविज्ञान में सबसे पहले किसने किया, तो विलियम मैकडूवेल ने किया। और व्यवहारवाद का सिद्धांत किसने दिया, तो जे.बी. वाटसन ने दिया। क्योंकि लर्निंग में व्यवहार का बड़ा महत्व है। अब हम आते हैं लर्निंग के अर्थ में। चूँकि लर्निंग के अर्थ जानने से पहले व्यवहार के बारे में जानना जरूरी था और यह भी जानना था कि मनोविज्ञान जो है इसकी शुरुआत कैसे कैसे हुई। पहले आत्मा का विज्ञान कहा गया, फिर मन का कहा गया, फिर चेतना का कहा गया। बाद में यह हुआ कि नहीं, मनोविज्ञान जो है वह व्यवहार का विज्ञान है। अगर आपके व्यवहार में परिवर्तन होता है, इसका मतलब आप सही रूप से मनोविज्ञान के अर्थ को समझते हैं और उसको फॉलो करते हैं। तो अब हम अधिगम के व्यवहार में परिवर्तन कैसे होता है यह जानना जरूरी है। जो व्यवहार है उसमें परिवर्तन कैसे होता है। तो व्यवहार में परिवर्तन किन किन कारणों से होता है। चेंज इन बिहेवियर किन किन कारणों से होता है। देखिए, व्यवहार में परिवर्तन होने का 3 रीज़न है। हालांकि बहुत सारे रीज़न हैं, लेकिन ये तीनों रीज़न जो हम बताने जा रहे हैं वह लर्निंग में आपके लिए हेल्पफुल होगा, अधिगम में हेल्पफुल होगा, सीखना में हेल्पफुल होगा। वह 3 जो व्यवहार में परिवर्तन का रीज़न है, पहला नंबर है अभ्यास।
अभ्यास का मतलब होता है प्रैक्टिस। आप अगर अभ्यास करेंगे तब आपके व्यवहार में परिवर्तन होगा। जिसे मान लो कि कोई भी आदमी, कोई भी बच्चा स्कूल जाता है तो टीचर के द्वारा उसको सिखाया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है, तो बार बार प्रैक्टिस करने के बाद वो लेसन को पढ़ता है, अपने एक्टिविटी को भी बदलता है, अपने सोच को भी बदलता है। तो पहला जो पॉइंट है व्यवहार में परिवर्तन के लिए अभ्यास का होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा जो है प्रशिक्षण। प्रशिक्षण का मतलब ट्रेनिंग होता है। जब हम स्कूल जाते हैं या कॉलेज जाते हैं या कोई भी इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो हमें ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। तो जब हम प्रैक्टिस करते हैं और उसके बाद प्रैक्टिस के बाद अगर हमें प्रॉपर ट्रेनिंग मिलता है तो इन दोनों से मिल कर के जो तीसरा चीज़ होता है अनुभव प्राप्त होता है, और अनुभव को एक्सपीरियंस कहा जाता है। तो व्यवहार में जो अस्थाई परिवर्तन होता है यानी परमानेंट जो चेंज होता है हमारे बिहेवियर में, वह किसके कारण होता है? अभ्यास के कारण होता है, प्रशिक्षण के कारण होता है और अनुभव के कारण होता है। तो ये तीनों जो फैक्टर है वह अगर आपके व्यवहार में अस्थाई परिवर्तन अगर आप चाहते हैं तो अभ्यास करना ज़रूरी है, प्रशिक्षण लेना भी ज़रूरी है। और अभ्यास और प्रशिक्षण दोनों जब हो जाएगा तब आपका एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा, अनुभव भी होगा। उसके आप जो आपके व्यवहार में जो चेंजेज आएगा वह परमानेंट चेंज है। कुछ परिवर्तन जो है वो अस्थाई होता है, तो वो अस्थाई परिवर्तन को लर्निंग नहीं कहा जाता है। जो अस्थाई परिवर्तन होता है आपके व्यवहार में परमानेंट जो चेंजेज आता है उसी को लर्निंग कहा जाता है। और परमानेंट चेंज के लिए अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव। जैसे क्वेश्चन में आता है एग्ज़ाम में, आपसे पूछा जा सकता है कि व्यवहार में अस्थाई परिवर्तन के लिए कौन सा उत्तरदायित्व है, तो पहला नंबर में अभ्यास रहेगा, दूसरे नंबर में प्रशिक्षण रहेगा, तीसरे नंबर में अनुभव रहेगा और चौथे नंबर में ऑल द अबव रहेगा। तो ऑल द अबव जो है आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि व्यवहार में अस्थाई परिवर्तन के लिए अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव तीनों का होना ज़रूरी है। तो जो जनरल डेफिनीशन हो गया यानी लर्निंग का, अगर अधिगम का जनरल डेफिनीशन हम जानेंगे तो चेंज इन बिहेवियर with help of practice, training and experiences and permanent changes of behavior, that is called learning. अगर permanent change behavior due to practice, training और experience, अगर अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव के द्वारा व्यवहार में अस्थाई परिवर्तन का होना ही अधिगम कहलाता है। तो मेरे ख्याल से अधिगम के अर्थ आप समझ गए होंगे। इसका परिभाषा हम नोट करते हैं। परिभाषा आप लोग लिखिए कि अधिगम क्या है। अधिगम के द्वारा व्यवहार में अस्थाई परिवर्तन होता है। अधिगम के द्वारा, नोट कर लेंगे आप लोग, कॉपी पेन ले करके ही बैठें, ताकि बहुत चीज़ें हैं जो डेफिनीशंस वगैरह हैं, कारक हैं, वह आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अब अधिगम की परिभाषा आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव के द्वारा जो व्यवहार में अस्थाई परिवर्तन होता है उसे अधिगम कहा जाता है ना। अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव के द्वारा व्यवहार में अस्थाई परिवर्तन का होना ही अधिगम कहलाता है। तो अधिगम का जो जनरल परिभाषा है नोट कर लीजिए। आप लोग नोट करना चाहें नोट कर लीजिए। लर्निंग इज ए रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। Learning is a relatively permanent change of behavior learning is a relatively permanent change in behavior that occurs as a result of experience।
देखिए, लर्निंग इज ए रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। लर्निंग जो है परमानेंट चेंज यानी अस्थाई परिवर्तन है। परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, रिलेटिवली का मतलब सापेक्ष होता है। सीखना जो है अधिगम अस्थाई व्यवहार में अस्थाई परिवर्तन के सापेक्ष एक्सपीरियंस के आधार पर जो रिजल्ट निकलता है। अब देखो, एक्सपीरियंस कब आता है? जब आप अभ्यास करते हैं। देखिए, अभ्यास और प्रशिक्षण इस डेफिनेशन में छिपा हुआ है। यानी जब अभ्यास करेंगे, यानी प्रैक्टिस करेंगे और ट्रेनिंग लेंगे, तो ऑटोमेटिक है इन दोनों से आपका एक्सपीरियंस होगा। तो इसीलिए इसमें लिखा गया है कि लर्निंग इज ए रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर दैट अकर्स एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। इसको हिंदी में भी आप लोग लिख लेंगे जो हिंदी भाषी हैं। अधिगम एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है। अधिगम एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है। अधिगम एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति परिपक्वता की ओर परिपक्वता का मतलब होता है मैच्योरिटी। परिपक्वता की ओर बढ़ते हुए तथा अपने अनुभवों का लाभ उठाते हुए अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है। अपने व्यवहार में परिवर्तन या परिमार्जन करता है। अधिगम एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है, मेंटल प्रोसेस है ये, जिसके द्वारा व्यक्ति परिपक्वता की ओर बढ़ते हुए तथा अपने अनुभवों का लाभ उठाते हुए अपने व्यवहार में परिवर्तन या परिमार्जन करता है। अनुभवों के आधार पर देखो, बस अगर आपको डेफिनीशंस याद रखना है, क्योंकि डेफिनीशन लिखने आता नहीं है कम्पिटिटिव एग्जाम में, क्योंकि आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। MCQ क्वेश्चन अगर सब्जेक्टिव होता है तो लिखना पड़ता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में लिखने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना याद रखना है कि अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव। अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ट्रेनिंग लेंगे, तो एक्चुअली इसके आधार पर आपका एक्सपीरियंस होगा। तो जो अधिगम है, अधिगम में क्या होता है? परमानेंट चेंज होता है इन तीनों के द्वारा। यानी अभ्यास और प्रशिक्षण लेंगे तो आपका अनुभव होगा, और अनुभव के आधार पर जो आपके व्यवहार में परिवर्तन होता है वह परिवर्तन अधिगम कहलाता है। तो अधिगम की परिभाषा मेरे ख्याल से कुछ विद्वानों ने अधिगम का अलग अलग परिभाषा दिया है, वह आपको जानना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि लर्निंग इज ए रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर दैट अकर्स एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस का बड़ा महत्व होता है और अस्थायी परिवर्तन होता है। अधिगम एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति परिपक्वता की ओर बढ़ते हुए तथा अपने अनुभवों का लाभ उठाते हुए अपने व्यवहार में परिवर्तन या परिमार्जन करता है। अब आते हैं हम कि अलग अलग विद्वानों ने जो परिभाषा दिया है, क्या दिया है, उसके बारे में जानेंगे। क्योंकि तो इसको आप बहुत सारे, एक सबसे पहले जो महत्वपूर्ण परिभाषा है, अकॉर्डिंग टू क्रो एंड क्रो, ये शिक्षाविद थे, दोनों पति पत्नी थे। 2 क्रो आ रहा है यहाँ। तो विभिन्न
वैज्ञानिक द्वारा दिया गया अधिगम की परिभाषा है ना। डेफिनेशंस ऑफ, देखिए क्रो एंड क्रो क्या कहा था। क्रो एंड क्रो कहे थे कि एडॉप्टिंग न्यू हैबिट्स नॉलेज एंड एटीट्यूड इज लर्निंग। देखिए हैबिट है, नॉलेज है और एटीट्यूड है। एटीट्यूड का मतलब नज़रिया होता है, जिसको अभिवृत्ति भी कहा जाता है हिंदी में। हैबिट्स का मतलब आदत हो गया, नॉलेज का मतलब ज्ञान हो गया, और एटीट्यूड का मतलब होता है सोच भी होता है, अभिवृत्ति भी होता है, अभिवृत्ति या नज़रिया भी होता है। कहा जाता है जैसा आपका सोच होगा, जैसा आपका एटीट्यूड होगा, उसी के अनुसार आपको सफलता मिलेगी। अगर हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, हमेशा सकारात्मक सोच के साथ कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहिए, उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। अगर आपका एम नहीं है तो पढ़ने में मन नहीं लगेगा। अगर एम है कि हमको रीट का परीक्षा पास करना है, या डीएसएसबी का परीक्षा पास करना है, या केबीएस का पास करना है, नवोदय विद्यालय का पास करना है, तो आप ज़रूर उसी के अनुसार तैयारी करेंगे। तो एडॉप्टिंग न्यू हैबिट्स नॉलेज एंड एटीट्यूड इज लर्निंग, यानी आदतों, हिंदी में लिख लीजिए जो हिंदी वाले विद्यार्थी हैं, आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों को अर्जित करना ही अधिगम का मतलब सीखना है। यह डेफिनेशन बहुत बार आता है। हाँ, विभिन्न मनोवैज्ञानिकों द्वारा दिया गया अधिगम का परिभाषा में सबसे पहले हम लेते हैं क्रो एंड क्रो का। ऐसे तो सैकड़ों वैज्ञानिकों ने, मनोवैज्ञानिकों ने अधिगम की परिभाषा दिया है, लेकिन 4-5 परिभाषा जो कि एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं और इन्होंने एजुकेशन में बहुत बड़ा काम किया है। तो क्रो एंड क्रो के अनुसार है कि एडॉप्टिंग न्यू हैबिट्स नॉलेज एंड एटीट्यूड इज लर्निंग। देखो इसमें 3 शब्द आए हैं, एक तो हैबिट है, दूसरा नॉलेज है, तीसरा एटीट्यूड है। हिंदी में है आदतों, ज्ञान और अभिवृत्ति। देखो इस डेफिनेशन को कैसे याद रखना है। 2 क्रो है, ये क्रो एंड क्रो दोनों वाइफ हस्बैंड थे। 2 क्रो है। देखो अगर याद करना है परिभाषा का तो आज को याद कर लो। देखो ये आदत हो गया, ये एटीट्यूड हो गया, अभिवृत्ति, और ये जान का मतलब ज्ञान, यानी आदत, आ से आदत, फिर अभिवृत्ति और ज्ञान। जान को भी ज्ञान कहते हैं, ज्ञानी मतलब ज्ञान। तो आदत, अभिवृत्ति और ज्ञान यानी जान। तो आज याद कर लो, यानी जिसमें 3 टर्म आए, 3 शब्द आए हैं। एक है हैबिट और दूसरा है नॉलेज, तीसरा है एटीट्यूड, यानी आदत है, ज्ञान है और अभिवृत्ति। तो क्रो एंड क्रो के डेफिनेशन में आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों को अर्जित करना ही अधिगम कहलाता है, यानी सीखना कहलाता है। यानी जिसमें क्या है, ज्ञान हुआ, आदत हुआ और अभिवृत्ति। क्योंकि कोई भी चीज़ सीखने की आदत होती है, आदत बनाना पड़ता है। चाहे पढ़ने की आदत है, या खेलने की आदत है, या सोने की आदत है। तो क्रो एंड क्रो की ये परिभाषा एग्ज़ाम में कैसे पूछा जाता है। आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि किस मनोवैज्ञानिक ने, किस शिक्षाविद ने
है आदत, ज्ञान और अभिवृत्ति पर जोर दिया। अपने लर्निंग के परिभाषा में अधिगम में आदत, ज्ञान और अभिवृत्ति पर जोर देने वाले जो मनोवैज्ञानिक थे वह क्रो एंड क्रो थे। अब दूसरा डेफिनेशन हम देखते हैं। सेकंड जो शिक्षाविद थे उनका नाम था अकॉर्डिंग टू वुडवर्थ। वुडवर्थ का भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है योगदान रहा है। अकॉर्डिंग टू वुडवर्थ, इन्होंने क्या परिभाषा दिया अधिगम के लिए? अधिगम के बारे में इन्होंने कहा था द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू नॉलेज, द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू नॉलेज the process of acquiring new knowledge and reaction is learning process. The process of acquiring new knowledge, नया ज्ञान, एंड रिएक्शन का मतलब प्रतिक्रिया है, क्रिया से है, इज लर्निंग प्रोसेस। इसका मतलब है नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं, नवीन ज्ञान एवं नवीन प्रतिक्रियाओं, नवीन ज्ञान नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया ही अधिगम कहलाता है। ध्यान देना बेटे, नवीन ज्ञान नवीन प्रतिक्रियाओं, जब हम ट्रेनिंग लेते हैं, जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो अनुभव के आधार पर हमें नवीन ज्ञान भी प्राप्त होता है और नवीन प्रतिक्रियाएं भी। हम ट्रेनिंग में क्या होता है, नया नया चीज़ सीखते हैं, अभ्यास करते हैं तो हम नया नया चीज़ सीखते हैं, को प्राप्त करने की प्रक्रिया ही अधिगम कहलाता है। यानी अधिगम के द्वारा ही ये चीज़ें हो सकती है। नवीन ज्ञान नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है यह अधिगम कहलाता है। अकॉर्डिंग टू वुडवर्थ, द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू नॉलेज एंड रिएक्शंस, रिएक्शन का मतलब वही आप प्रतिक्रिया, इज लर्निंग प्रोसेस में। तो वुडवर्थ ने। तीसरे जो शिक्षाविद थे तीसरा जो शिक्षाविद थे उनका नाम है अकॉर्डिंग टू गिलफोर्ड। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इस पर भी आया हुआ क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू गिलफोर्ड ने क्या कहा था? गिलफोर्ड के अनुसार है लर्निंग इज चेंज इन बिहेवियर, लर्निंग इज चेंज इन बिहेवियर as a result of behavioral experiences।
गिलफर्ड ने कहा था कि लर्निंग इज चेंज इन बिहेवियर, जो कि शुरू में जब आपको लर्निंग का हम अर्थ बता रहे थे तो हमने कहा था कि अभ्यास, उसके बाद ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस के आधार पर जो व्यवहार में परिवर्तन होता है वही अधिगम कहलाता है। गिलफोर्ड इससे सहमत हैं। गिलफोर्ड ने भी यही कहा है कि लर्निंग इज चेंज इन बिहेवियर, लर्निंग जो है व्यवहार में परिवर्तन है एज ए रिजल्ट ऑफ बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट्स, यानी व्यवहारिक अनुभव के आधार पर जो चेंजेज होता है बिहेवियर में वही लर्निंग कहलाता है। व्यवहार के फलस्वरूप व्यवहार के फलस्वरूप व्यवहार में परिवर्तन व्यवहार में परिवर्तन आना ही सीखना कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि एक स्टूडेंट है या एक आदमी है जो दूसरे आदमी को इसको ये गुड मॉर्निंग बोलता है, ठीक है, तो ये भी इसको क्या बोलेगा? गुड मॉर्निंग बोलेगा। अगर मान लो ए ने बी को गुड मॉर्निंग कहा तो बी भी ए को क्या कहेगा? गुड मॉर्निंग कहेगा। अगर ए इसको एब्यूज वाला वर्ड बोलेगा तो बी भी उसको क्या बोलेगा? वैसा ही वर्ड बोलेगा। यानी अगर आपको सम्मान पाना है तो सम्मान करना सीखें। तो गिलफोर्ड के अनुसार यही है कि लर्निंग इज चेंज इन बिहेवियर एज ए रिजल्ट ऑफ बिहेवियरल एक्सपीरियंसेस, यानी तुम किसी को अगर नमस्कार करते हो तो वह भी तुमको नमस्कार करेगा, तो इससे जो व्यवहार में परिवर्तन होगा वह सीखना कहलाता है, अधिगम कहलाता है। अब देखो इस परिभाषा को याद रखने का तरीका। गिलफोर्ड का मतलब गालफोर। एक को अगर तुम तमाचा मारोगे तो वह भी तुमको क्या मारेगा? तमाचा मारेगा। एक को तुम प्यार करोगे तो भी तुम बदले में क्या करेगा? प्यार करेगा। तो इसी तरह से व्यवहार अगर आप अच्छा करेंगे तो उसके बदले में भी आपको अच्छा व्यवहार मिलेगा। अगर आप बुरा व्यवहार करेंगे तो उसके बदले में बुरा व्यवहार मिलेगा। ये गिलफोर्ड ने कहा कि लर्निंग जो है वह व्यवहार के फलस्वरूप व्यवहार में परिवर्तन, यानी जैसा व्यवहार, अगर एक टीचर स्टूडेंट के साथ अच्छा व्यवहार करता है तो स्टूडेंट भी टीचर के साथ अच्छा व्यवहार करेगा। एक पेरेंट्स दूसरे पेरेंट्स का अगर इज्जत करता है तो वह भी उसको इज्जत करेगा। इसीलिए इज्जत पाने के लिए इज्जत देना पड़ता है। ये चीज़ें आप टीचिंग प्रोसेस में, लर्निंग में आप कर सकते हैं और उसका इफ़ेक्ट जो है बहुत अच्छा पड़ेगा। एज ए टीचर, चूँकि आप टीचर ट्रेनिंग किए हुए हैं, टीचर ट्रेनिंग, आप अच्छे टीचर बनना चाहते हैं तो आपका व्यवहार भी अच्छा होना चाहिए। और व्यवहार में परिवर्तन कब होता है? जब अधिगम होता है। तो ये गिलफोर्ड ने कहा था। नेक्स्ट, इसके बाद है जो चौथे नंबर पर थे, गेट्स एंड अदर्स। चूँकि बहुत सारे थे, मिला जुला उनका डेफिनेशन रहा है। इन्होंने कहा था लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। लर्निंग इज मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग। देखो, गेट्स ने कहा कि लर्निंग इज मॉडिफिकेशन। लर्निंग जो है रूपांतरण है। क्या चीज़ का रूपांतरण है? बिहेवियर का रूपांतरण है थ्रू एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग। एक्सपीरियंस का मतलब अनुभव हो गया और ट्रेनिंग का मतलब प्रशिक्षण हुआ। यानी अनुभव के द्वारा और ट्रेनिंग के द्वारा, प्रशिक्षण के द्वारा जो व्यवहार में परिवर्तन होता है उसी को लर्निंग कहा जाता है। ऐसा गेट्स ने कहा था।
देखिए, शुरू में जब लर्निंग का हम डेफिनीशन आपको दे रहे थे तो हमने एक्सपीरियंस पर जोर दिया था, ट्रेनिंग पर जोर दिया था और प्रैक्टिस पर जोर दिया था। वही चीज़ें जितने भी शिक्षाविद हैं, जितने भी विद्वान हैं, उन्होंने मिला जुला ही डेफिनीशन दिया है। यानी अनुभवों एवं प्रशिक्षण द्वारा, हिंदी में आप लिखना चाहें, जानना चाहें, अनुभवों एवं प्रशिक्षण द्वारा अपने व्यवहारों का संशोधन, अपने व्यवहारों का संशोधन का मतलब वही मॉडिफिकेशन से है, संशोधन और परिमार्जन करना ही, और परिमार्जन करना ही अधिगम कहलाता है। तो ये गेट्स एंड अदर्स, गेट्स का भी यही डेफिनीशन था, दूसरे भी और शिक्षाविद थे, उनका भी यह मिलता जुलता डेफिनीशन रहा है कि लर्निंग इज मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग। एक्सपीरियंस यानी अनुभव के आधार पर आदमी सीखता है ना, ट्रेनिंग के आधार पर, प्रशिक्षण के द्वारा सीखता है। और लर्निंग जो है वह रूपांतरण, चूँकि लर्निंग इज मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर है ना, बिहेवियर व्यवहार में जो मॉडिफिकेशन होता है। एक बच्चा जब जन्म लेता है तो शुरू में क्रिया करके कुछ सीखता है, फिर इमिटेशन करता है ना, माँ बाप उसको सिखाते हैं कि बोलो, पापा बोलो, मम्मी बोलो, तब वह सीखता है। बाद में धीरे धीरे बड़ा होता है, फिर स्कूल जाता है, स्कूल जाने के बाद टीचर के द्वारा सिखाया जाता है, समाज के द्वारा सिखाया जाता है, अपने मित्र मंडली के द्वारा सीखता है, तो उसमें व्यवहार में परिवर्तन होता है। तो लर्निंग इज मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग, अनुभवों एवं प्रशिक्षण द्वारा अपने व्यवहारों का संशोधन और ये परिमार्जन करना ही अधिगम कहलाता है। इसके बाद 5 परिभाषा हम बताएंगे, चूँकि ऐसे तो बहुत सारे हैं लेकिन 4-5 जो कि आता रहा है एग्जाम में। अगला है, इनका नाम नहीं भूला जा सकता है, आप लोग जानते होंगे स्किनर के बारे में, जिन्होंने और भी एजुकेशन में बहुत सारे सिद्धांत दिए हैं। 5वां जो है ये चार्ल्स ई स्किनर, चार्ल्स ई स्किनर। चार्ल्स ई स्किनर ने कहा था, लर्निंग इज ए प्रोसेस ऑफ, लर्निंग इज ए प्रोसेस ऑफ progressive behavior adaptation। देखो, प्रोग्रेसिव बिहेवियर का मतलब है उन उत्तरोत्तर, यानी वृद्धि दर वृद्धि अगर आपके व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है तो वह जो है लर्निंग कहलाता है। शुरू में आपका व्यवहार ठीक नहीं था, लेकिन धीरे धीरे संगति से, अच्छे लोगों के संगति से आपके व्यवहार में जो परिवर्तन हुआ, उत्तरोत्तर जो प्रोग्रेसिव बिहेवियर माने वृद्धि दर वृद्धि जो व्यवहार में परिवर्तन हुआ है, वही लर्निंग कहलाता है, चार्ल्स ई स्किनर ने कहा था। प्रगतिशील व्यवहार, यानी जो व्यवहार प्रगतिशील हो, प्रगतिशील व्यवहार व्यवस्थापन की प्रक्रिया को सीखना कहते हैं। प्रोग्रेसिव बिहेवियर का मतलब हो गया प्रगतिशील व्यवहार, एडेप्टेशन का मतलब हुआ व्यवस्थापन की प्रक्रिया, जो प्रोसेस है वह क्या कहलाता है, सीखना कहलाता है। तो ये
एक और हैं शिक्षाविद जिनका नाम है आइजैक आइजैंक लिखा जाता है, JANK, आइजैंक। इन्होंने क्या कहा था एजुकेशन के बारे में? लर्निंग इज ए प्रोसेस, टू चेंज ऑफ न्यू एंड परमानेंट चेंज, टू चेंज न्यू एंड परमानेंट चेंज, यानी अस्थाई जो परिवर्तन होता है और नया भी होना चाहिए और अस्थाई भी होना चाहिए, वह लर्निंग कहलाता है। यानी किसी भी चीज़ में अगर आपका नया कोई चेंज है, चेंज न्यू एंड परमानेंट चेंज, दैट इज़ कॉल्ड लर्निंग। हिंदी में लिखेंगे अधिगम नवीन एवं अस्थाई परिवर्तन के अंतर्गत, अधिगम नवीन एवं अस्थाई परिवर्तन के अंतर्गत सीखने की प्रक्रिया है, तो ये कुछ मुख्य डेफिनेशंस हैं लर्निंग का, जिसके बारे में आपको हमने बताया। चार्ल्स स्किनर के बारे में बताए, वुडवर्थ के बारे में बताए कि वुडवर्थ ने क्या कहा था। उसके बाद आपको शुरू में क्रो एंड क्रो के बारे में बताए। तो ये जो है महत्वपूर्ण डेफिनेशंस हैं जो कि एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं कि नवीन एवं अस्थाई परिवर्तन, नवीन और अस्थाई परिवर्तन सीखना में किसने बताया था? तो आइजैक ने बताया था। फिर स्किनर ने लर्निंग इज ए प्रोग्रेसिव, वृद्धि दर वृद्धि, यानी प्रगतिशील व्यवहार व्यवस्थापन की प्रक्रिया के बारे में किसने बताया? तो ही स्किनर ने बताया था। आदतों के बारे में, अभिवृत्ति के बारे में और ज्ञान के बारे में चर्चा किसने किया था? तो आपको शुरू में जो परिभाषा बताए थे वुडवर्थ ने किया, ये क्रो एंड क्रो ने किया था। तो ये डिफरेंट अधिगम के अर्थ हैं। अब हम आगे जानेंगे अधिगम के अर्थ के बारे में। आपको मैंने बता दिया, डिफरेंट तरह के डेफिनेशंस के बारे में बता दिया। अब अधिगम के पक्ष के बारे में आपको चर्चा करेंगे, अधिगम की विधियां के बारे में चर्चा करेंगे। अब हम आपको अधिगम के पक्ष, अधिगम की विधियां और अधिगम के प्रकार के बारे में बताएंगे। क्योंकि ये तीनों इसीलिए साथ में लिखे हैं क्योंकि इसका कंपैरिजन किया जाएगा, तुलनात्मक अध्ययन हम करेंगे। तो अधिगम के पक्ष हैं, 3 पक्ष हैं। एक संज्ञानात्मक पक्ष होता है जिसको कॉग्निटिव डोमेन कहा जाता है। एक क्रियात्मक पक्ष होता है जिसको एक्टिविटी डोमेन कहा जाता है। तीसरा भावात्मक पक्ष होता है जिसको इमोशनल डोमेन कहा जाता है। अब इन तीनों के बारे में बताएंगे। उसके पहले हम अधिगम की विधियां के बारे में। अधिगम की जो विधि है, पहला अनुकरण विधि है। अनुकरण को इमिटेशन कहा जाता है, इमिटेशन। दूसरा है सोच, जिसको थिंकिंग कहा जाता है, सोच के आधार पर। तीसरा है आपका अभ्यास, प्रैक्टिस के आधार पर लर्निंग होता है। फोर्थ नंबर है भूल। अलग अलग आगे आप थ्योरी पढ़ेंगे लर्निंग का थ्योरी, जिसमें यल थॉर्नडाइक ने सबसे ज़्यादा इसमें काम किया था। ट्रायल एंड एरर। अधिगम के प्रकार में है जो मुख्य है, एक गामक अधिगम जिसको फिजिकल लर्निंग कहा जाता है।
दूसरा है प्रतिबोधात्मक अधिगम, जिसको नॉलेज लर्निंग, और तीसरा जो है संकल्पनात्मक अधिगम। अलग अलग शिक्षाविदों ने अलग अलग दिए हैं कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। अब देखिए अधिगम के जो प्रकार हैं, ध्यान देना। सबसे पहले हम इसमें अधिगम के प्रकार के बारे में जानेंगे और तब उसके पक्ष को कोरिलेट करेंगे कि कौन सा अधिगम किस डोमेन के अंतर्गत आता है। तो पहला नंबर में है गामक। ये आया हुआ क्वेश्चन है कई बार, गामक अधिगम। देखिए इसको फिजिकल लर्निंग कहा जाता है। गामक अधिगम में क्या होता है बेटे कि बच्चा जब जन्म लेता है तो शैशवावस्था में जो कि 0 to 24 मंथ्स होता है, यानी जन्म से 24 महीने तक, यानी 2 साल तक का जो बच्चा होता है उस शैशवावस्था इन्फेंसी कहलाता है। इस दरमियान में बच्चे जो सीखता है वह शरीर के क्रिया करके सीखता है, और शरीर के क्रिया में कई प्रकार हो सकते हैं। हाथ पैर हिलाना, उठना, बैठना। पहले बच्चा बैठना सीखता है, फिर उसके बाद खड़ा होना सीखता है, उसके बाद फिर चलना सीखता है। तो ये सारे जो है गामक अधिगम के अंतर्गत आते हैं। तो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब बच्चा इन्फेंसी स्टेज में होता है तो कौन सा अधिगम के द्वारा वह सीखता है, तो वह गामक अधिगम के द्वारा सीखता है, यानी फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल लर्निंग के द्वारा जो है, फिजिकल लर्निंग के द्वारा बच्चा सीखता है। तो ये शैशवावस्था के स्टेज में होता है गामक अधिगम। और इसमें जो एक्टिविटी डोमेन है, यानी क्रियात्मक पक्ष, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, ज्ञान तो होता नहीं है, तो संज्ञानात्मक का मतलब संज्ञानात्मक को ही ज्ञानात्मक भी कह सकते हैं, क्योंकि साइकोलॉजी में संज्ञानात्मक है। लेकिन ज्ञान के द्वारा सीखना, वह जो पक्ष है, डोमेन है, वह कॉग्निटिव डोमेन कहलाता है। तो क्रियात्मक, तो गामक अधिगम में क्या होता है, क्रियात्मक पक्ष इसमें लागू होता है। क्रियात्मक पक्ष से बच्चा गामक अधिगम के द्वारा सीखता है, यानी शारीरिक क्रियाओं के द्वारा। जैसे लिखने के लिए या मोटरसाइकिल चलाते हैं या बाइक चलाते हैं तो वहाँ जो है फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा होती है, तो गामक अधिगम का प्रयोग वहाँ किया जाता है। तो शैशवावस्था में जो बच्चे करते हैं गामक अधिगम के द्वारा। दूसरा जो है वह है आपका प्रतिबोधात्मक अधिगम। प्रतिबोधात्मक अधिगम, प्रतिबोधात्मक अधिगम में जब बच्चा बाल्यावस्था में होता है, चाइल्डहुड में, जब बच्चा चाइल्डहुड में आता है, स्कूल जब जाने लगता है बच्चा, उसके बाद जो सीखता है वह लर्निंग जो होती है वह संज्ञानात्मक पक्ष होता है, कॉग्निटिव डोमेन। तो इसके अंतर्गत जो है कॉग्निटिव डोमेन का प्रयोग होता है। और यह बाल्यावस्था में, चाइल्डहुड में। तो क्वेश्चन में आपसे कैसे पूछा जाता है, क्वेश्चन में ही पूछा जाता है कि अधिगम का कौन सा डोमेन, यानी लर्निंग का कौन सा डोमेन जो है वह प्रतिबोधात्मक अधिगम में आता है। तो वह जो डोमेन होगा वह क्या होगा, संज्ञानात्मक पक्ष उसमें काम करेगा। संज्ञानात्मक पक्ष के आधार पर ही बच्चा बाल्यावस्था में जब पहुंचता है तो कुछ सोच के साथ, समझ के साथ सीखता है।
कुछ अपना थिंकिंग लेवल भी बढ़ाता है और उसके बाद टीचर के द्वारा जो सीखी हुई बातें हैं वह सीखता है, करता है। तीसरा जो पॉइंट आपका आता है वह है संकलनात्मक अधिगम। तीसरा है आपका संकल्पनात्मक अधिगम। इसमें क्या होता है कि और प्रतिबोधात्मक अधिगम में एक और चीज़ें हैं जो हम बताना भूल गए आपको, कि बच्चा, जैसे मान लो बच्चे को अगर तुम बोलते हो कि हाथी का चित्र बनाओ, तो पहले उसके दिमाग में इमेजिन आ जाता है, उसके दिमाग में जो है एक विजुलाइज करता है और उसके बाद स्ट्रक्चर बनाता है। ये टेबल बनाना है, चेयर बनाना है, या बेंच बनाना है, ये कैमरा बनाना है। तो वह इसीलिए प्रतिबोधात्मक अधिगम के अंतर्गत कॉग्निटिव डोमेन का प्रयोग करते हुए वो बच्चा जो है करता है, और यह बाल्यावस्था में। और जो संकल्पनात्मक अधिगम है, कॉन्सेप्चुअल, इसमें क्या होता है कि बच्चा जो इमोशनल डोमेन होता है, इमोशनल डोमेन का इसमें प्रयोग होता है। इमोशनल डोमेन का मतलब हो गया कि आपका भावात्मक या भावात्मक पक्ष। इसमें क्या होता है कि जब बच्चा किशोरावस्था में, माइंड का जब पूर्ण रूप से विकास होता है, तो किसी चीज़ को देख करके वह उसी टाइप का दूसरा चीज़ भी बना देता है, वह कल्पना करता है, इमेजिन करता है, और इमेजिनरी लेवल हाई हो जाता है। इसीलिए एडोलिसेंस पीरियड को कहा जाता है गोल्डन एज कहा जाता है। इसका मतलब है कि 12 से जो किशोरावस्था का जो पीरियड होता है, किशोरावस्था का मतलब है एडोलिसेंस पीरियड में बच्चा जब होता है तो वह कल्पना के आधार पर भी बहुत चीज़ें, नया चीज़ भी क्रिएट कर देता है। क्रिएटिव थिंकिंग का डेवलपमेंट जो सबसे ज़्यादा होता है वह किशोरावस्था में होता है, और उसी के आधार पर वो आगे अपना दिनों दिन, यानी वृद्धि दर वृद्धि, प्रोग्रेसिव लर्निंग उसका होता है। उसके आधार पर जो है उसके व्यवहार में परिवर्तन भी होता है। तो संकलनात्मक अधिगम का जो प्रयोग होता है किशोरावस्था में। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि गामक अधिगम किस अवस्था में, तो शैशवावस्था में बच्चा गामक अधिगम का प्रयोग करता है, और बाल्यावस्था में, बालकाल में जो है वह प्रतिबोधात्मक अधिगम का इस्तेमाल करता है। और संकलनात्मक अधिगम का जो है कंसेप्चुअल लर्निंग जो होता है, कंसेप्चुअल लर्निंग वह आप आपका किशोरावस्था में होता है। तो ये भी आपका हो गया, ये भी हो गया। अब देखिए इसमें जो हमने बताया था कि अधिगम के जो है कौन कौन सी विधियां हैं, कौन कौन से मेथड्स हैं। तो अनुकरण का मतलब है छोटा बच्चा जो है अनुकरण करके सीखता है ज़्यादातर, और जो बाल्यावस्था के बच्चे होते हैं वह थिंकिंग के द्वारा सूझ के साथ सीखते हैं। किशोरावस्था में भी बच्चे सीखते हैं, और अभ्यास के द्वारा, प्रैक्टिस के द्वारा, तीनों स्टेजेज में, बाल्यावस्था में भी, किशोरावस्था में भी और शैशवावस्था में भी बच्चे प्रैक्टिस के द्वारा सीखते हैं। और ट्रायल एंड एरर मेथड, यानी भूल और प्रयत्न एवं भूल, प्रयत्न करता है, उसके बाद भूलता भी है, फिर दोबारा प्रयत्न करता है। जैसे मैथमेटिक्स का सवाल है, एक बार बनाया नहीं बना, दोबारा ट्राई किया, दोबारा नहीं बना, तीसरे बार ट्राई किया, तीसरे बार नहीं बना, चौथे बार ट्राई करता है। तो ट्रायल एंड एरर मेथड का इस्तेमाल करता है। तो ये आपको हमने अधिगम के प्रकार के बारे में भी बताया, अधिगम के पक्ष के बारे में बताया, और अधिगम के जो है ये डोमेन के बारे में, अधिगम के विधियाँ के बारे में बताया। अब देखिए जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि आपको अब बताना है, अधिगम की विशेषता, अधिगम की क्या विशेषता है। अब हम आपको अधिगम की विशेषता बताएंगे कि अधिगम की क्या विशेषता है, उसके बारे में हम जानेंगे। अधिगम की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्निंग।
अधिगम की बहुत सारी विशेषताएं हैं, लेकिन जो मुख्य विशेषता है उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। नंबर 1, लर्निंग इज यूनिवर्सल। लर्निंग इज यूनिवर्सल, यानी सीखना या अधिगम, सीखना एक लर्निंग इज यूनिवर्सल प्रोसेस। सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। दूसरी विशेषता है लर्निंग इज एमफुल, यानी सीखना उद्देश्य पूर्ण है। लर्निंग इज लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, सीखना जीवन पर्यंत प्रक्रिया है। देखो, आदमी जब जन्म लेता है, जन्म से मृत्यु तक कुछ न कुछ सीखता रहता है। छोटे बच्चे अपने पेरेंट्स से सीखते हैं, फिर थोड़ा बड़ा होता है, स्कूल में जाता है, टीचर के द्वारा सीखता है, फिर अपने दोस्तों से सीखता है, अपने समाज से, पीयर से सीखता है, मित्र मंडली से सीखता है, फिर बाद में जब बड़ा हो जाता है अपने परिवार के अन्य सदस्यों से, सामाजिक दायरा बढ़ता है, उससे सीखता है। तो लर्निंग जो है लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। लर्निंग इज an adaptively process, is an adaptively process। एडिटिवली प्रोसेस का मतलब है कि अधिगम एक अनुकूलन प्रक्रिया है। अधिगम या लर्निंग कह सकते हैं, सीखना। अधिगम एक अनुकूलन प्रक्रिया है। 5वां नंबर है लर्निंग इज डेवलपमेंटल प्रोसेस। ये विकास की भी प्रक्रिया है। अधिगम एक विकास की प्रक्रिया है। इसके बाद 6ठा पॉइंट देखिए, ऊपर से हम लिखते हैं, 6 नंबर है लर्निंग इज चेंज। लर्निंग इज चेंज, यानी अधिगम से हमारे में परिवर्तन भी होता है। सीखना परिवर्तन है। सीखना परिवर्तन है। इधर वाले आपने नोट कर लिया होगा। 7वां नंबर है लर्निंग इज इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। सीखना विवेकपूर्ण है। सीखना विवेकपूर्ण है।
8वां नंबर, लर्निंग इज ए टाइप ऑफ इन्वेंशन। लर्निंग इज ए टाइप ऑफ इन्वेंशन, खोज की प्रक्रिया है ना। लर्निंग जो है सीखना, सीखना एक तरह का खोज करना है। सीखना एक तरह का खोज करना है। 9 नंबर में, लर्निंग इज बोथ इंडिविजुअल एंड सोशल। सीखना व्यक्तिगत एवं सामाजिक है। हम पर्सनल भी सीखते हैं और समाज से भी सीखते हैं, समाज के लिए भी सीखते हैं। इसीलिए लर्निंग को सोशल भी कहा जाता है, इंडिविजुअल। कुछ चीज़ें हम अपने लिए सीखते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हम समाज के लिए सीखते हैं, इसीलिए इसको इंडिविजुअल और सोशल दोनों कहा गया है। लर्निंग इज पॉजिटिव एंड निगेटिव। सीखना सकारात्मक एवं नकारात्मक है। अब देखो, अगर अच्छी चीज़ें आप सीखते हैं किसी से तो वह सकारात्मक होता है। अगर निगेटिव चीज़ें सीखते हैं, जिससे छोटा बच्चा जो है गाली देना भी सीखता है, तो वह भी लर्निंग है, लेकिन वह लर्निंग निगेटिव लर्निंग हो गया। लेकिन अगर वह अच्छी आदतें सीखता है, पढ़ने की आदत, अच्छे खेल खेलने की आदत, या अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करने की आदत, तो वह पॉजिटिव लर्निंग में आता है। तो लर्निंग जो है पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होते हैं। लर्निंग इज नॉट ए नेचुरल प्रोसेस। लर्निंग इज नॉट ए नेचुरल प्रोसेस, यानी सीखना एक प्राकृतिक प्रक्रिया नहीं है। जैसे हमने शुरू में लर्निंग के बारे में बताया था, तो आपको बताए थे कि लर्निंग अभ्यास से होता है, लर्निंग प्रशिक्षण से होता है, और अभ्यास और प्रशिक्षण के बाद जो हमारा एक्सपीरियंस होता है, अनुभव होता है, उसके द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होता है। लेकिन कभी कभी छोटे समय के लिए, मान लीजिए थकान के कारण आपके व्यवहार में परिवर्तन हो गया, या कोई मादक पदार्थ आप इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद आपका जो है होश हवास गुम हो जाता है, उसके कारण जो आपके व्यवहार में परिवर्तन हो गया, वह अस्थायी होता है, परमानेंट नहीं होता है। जो अस्थायी परिवर्तन होता है उसको लर्निंग नहीं कहा जाता है। कोई आदमी जो है बहुत काम कर लिया, थक गया, उसके बाद या कोई डिप्रेशन में चला जाता है, तो वह अस्थायी होता है, परमानेंट नहीं होता है, इसलिए उसको लर्निंग नहीं कह सकते हैं। तो लर्निंग जो है यह नेचुरल नहीं होता है, मूल प्रवृत्तियां हैं। कुछ जीवों में, सभी मानव में कुछ मूल प्रवृत्तियां हैं। तो जो मूल प्रवृत्तियां हैं वह तो होगा, मूल प्रवृत्तियां हैं कि आँख से देखना, कान से सुनना, नाक से सूंघना, मुँह से खाना, ये मूल प्रवृत्तियां हैं, नेचुरल है। तो इसको लर्निंग नहीं कहेंगे। यह आदमी जो है, इसको लर्निंग, अगर हम खाना खाने के लिए सीख लेते हैं, तो रोटी मुंह में डालते हैं, तो यह इसमें सीखना नहीं कहलाएगा। एक प्रकार का इमोशन है, भूख लगा इसलिए हमने रोटी खाया। तो लर्निंग जो है, लर्निंग इज नॉट ए नेचुरल प्रोसेस। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट 13 है, 12 नंबर में, इन लर्निंग टीचर, फ्रेंड एंड फैमिली, टीचर,
friend and family have important role। देखो, सीखने में टीचर का, फ्रेंड का और फैमिली का बड़ा रोल होता है। सीखने में शिक्षक, दोस्त, मित्र मंडली भी कह सकते हैं, और परिवार का महत्वपूर्ण योगदान होता है। लर्निंग इज टू चेंज बिहेवियर। अगला पॉइंट है, लर्निंग इज टू चेंज बिहेवियर। लर्निंग में क्या होता है? व्यवहार में परिवर्तन। सीखना व्यवहार में परिवर्तन है। तो ये सारे जो हैं लर्निंग की विशेषता हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्निंग है। अब जो है हम आपको लर्निंग के फैक्टर बताएंगे। तो ये सारी आपने देखा कि लर्निंग पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। लर्निंग नेचुरल प्रोसेस नहीं है, यह मानव मेड है। लर्निंग इज बोथ इंडिविजुअल और सोशल, दोनों तरह के होता है। लर्निंग जो है फैमिली, फ्रेंड्स और टीचर्स का बड़ा अहम रोल होता है। अब हम आते हैं फैक्टर। देखो, दो तरह के दो कारक हैं इसमें, उसी को हम क्लासीफाई करेंगे अलग। एक तो इंडिविजुअल होता है, दूसरा इन्वायरमेंटल होता है। दो फैक्टर हैं। इन्वायरमेंटल में बहुत सारे, जो अगर स्कूल है, फैमिली है, समाज है, मित्र मंडली है, तो ये सारे टीचर्स हैं, ये इन्वायरमेंटल फैक्टर होता है। और जो हमारा कुछ अपना पर्सनल होता है, तो फैक्टर्स एफेक्टेड लर्निंग। फैक्टर्स एफेक्टेड लर्निंग। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारे अधिगम को प्रभावित कर सकते हैं? दो फैक्टर हैं। एक तो होता है इंडिविजुअल फैक्टर, व्यक्तिगत कारण हो सकता है, व्यक्तिगत कारक। और दूसरा जो होता है इन्वायरमेंटल फैक्टर, जिसको आप कह सकते हैं पर्यावरणीय कारक। अब इन्वायरमेंटल फैक्टर में कौन कौन आते हैं? होम आ गया, स्कूल आ गया, सोसाइटी आ गई, फैमिली आ गया। ये सारे जो हैं, घर हुआ, स्कूल हो गया, सोसाइटी, समाज और फैमिली, ये सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर में आते हैं। अब देखिए, जो पर्सनल फैक्टर है, लर्नर्स फैक्टर, जो पर्सनल फैक्टर को लर्नर फैक्टर भी कहते हैं, तो लर्नर फैक्टर जो व्यक्तिगत कारक है, जिसको इंडिविजुअल फैक्टर भी कहा जा सकता है। व्यक्तिगत कारक, जो व्यक्तिगत कारक है वो क्या क्या हैं? पर्सनल फैक्टर, उसमें पहला नंबर में है मोटिवेशन। देखो, मोटिवेशन एक अलग चैप्टर ही है, जिसको हिंदी में कहा जाता है अभिप्रेरणा। जब तक कोई मोटिवेट नहीं होगा, तब तक उसको हम नहीं सिखा सकते हैं, उसके व्यवहार में परिवर्तन नहीं हो सकता है। तो यह इंडिविजुअल फैक्टर होता है जो लर्निंग को इफ़ेक्ट करता है। दूसरा जो है मैच्योरिटी। मैच्योरिटी का मतलब होता है परिपक्वता। अब देखो, एक छोटा बच्चा है
जो पढ़ना शुरू किया उसको जो है 9th का क्लास का सवाल अगर करवाएंगे तो करेगा नहीं करेगा, क्योंकि बच्चा में धीरे धीरे जो है मैच्योरिटी आता है। जब डिफरेंट डोमेन के बारे में जब आपको हमने बताया था कि फिजिकल एक्टिविटी के आधार पर करता है, फिर उसके बाद जो है कॉग्निटिव डोमेन ज्ञान के आधार पर जो सीखता है, उसके बाद कंसेप्चुअल होता है उसके आधार पर जो सीखता है, तो अलग अलग तो मैच्योरिटी बहुत ज़रूरी है, सीखने में मदद करता है। ऐसा नहीं है कि तीसरी क्लास के बच्चा को कैलकुलस का सवाल, मैथमेटिक्स का, हायर मैथमेटिक्स के सवाल बताया जाएगा तो वह बोर हो जाएगा। जब बोर हो जाएगा तो वह नहीं सीखेगा। मैच्योरिटी भी एज का भी मैच्योरिटी जैसे जैसे परिपक्वता बढ़ती है, कोई चीज़ जब आप सीखते हैं शुरू में कम सीखोगे, बाद में वो बढ़ते चला जाता है, तो परिपक्वता का भी बड़ा इम्पोर्टेंस है। कोई चीज़ें पहली बार में उतनी अच्छी तरह से नहीं सीखते हैं, बाद में जो है धीरे धीरे जब प्रोग्रेसिव रिपोर्ट चलता है तो उसके अनुसार। तीसरा जो फैक्टर है एज का भी बड़ा महत्व है। अलग अलग एज का मेंटल लेवल अलग अलग होता है, आईक्यू अलग अलग होती है। कुछ एक्सेप्शनल केस को नहीं कहा जा सकता है, लेकिन सभी चीज़ का एज रखा गया है। यही कारण है एज के हिसाब से। अब जो बच्चा इन्फेंसी स्टेज में है, एक बच्चा चाइल्डहुड स्टेज में है, एक बच्चा एडोलिसेंस में है, किशोरावस्था में, तो उसका लर्निंग कैपेसिटी अलग होगा। और अगर बाल्यावस्था में उसकी लर्निंग कैपेसिटी अलग होगी, अगर कोई शैशवावस्था में उसकी लर्निंग कैपेसिटी अलग होगी, तो एज के हिसाब से ये होता है। इसके बाद होता है इंटेलिजेंस, बुद्धि का भी बड़ा महत्व है। इंटेलिजेंस, बुद्धि, देखो कुछ बच्चा जो है जल्दी सीख जाता है, कुछ बच्चा को सीखने में टाइम लगता है, तो बुद्धि का भी बड़ा महत्व है। जिसका कुछ बच्चे जो है जल्दी सीख जाते हैं, क्योंकि आईक्यू लेवल जिसका ज़्यादा होगा वह जल्दी सीखेगा, जिसका आईक्यू लेवल स्लो होगा वह देर से सीखेगा। है ये 5 आपको बताए। छठा जो फैक्टर है लर्निंग का जो 6 फैक्टर है वह है एटीट्यूड। एटीट्यूड को हिंदी में कहा जाता है नज़रिया या सोच। जैसा जिसका नज़रिया होगा, जैसा जिसका सोच होगा, लर्निंग उसी के हिसाब से। अगर आपने सोच लिया कि अगर आपका नज़रिया पॉजिटिव है तो पॉजिटिव चीज़ें सीखेंगे, अगर निगेटिव है तो निगेटिव चीज़ें सीखेंगे। तो इसीलिए एटीट्यूड का होना बहुत ज़रूरी है। लर्निंग में इसका बड़ा इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। एक एटीट्यूड होता है, एक एप्टीट्यूड होता है। तो एप्टीट्यूड में अभिवृत्ति होता है और एटीट्यूड का मतलब नज़रिया होता है। नंबर 7 है फैटिग का मतलब होता है थकान। अगर कोई स्टूडेंट थका हुआ है और उसके बाद उसको क्लास में बैठा दिया जाए, तो वहाँ लर्निंग जो है उसको 100% नहीं होता है। वहाँ हो सकता है वह कुछ नहीं सीखे, क्योंकि ऐसा एक आंकड़ा है जिस आंकड़े के आधार पर है कि अगर एक टीचर के पास 100% है, वह आपको क्लास में दे रहा है, नॉर्मल स्टूडेंट की बात बता रहा हूँ, जो थका हुआ उसकी बात नहीं, नॉर्मल स्टूडेंट, तो आपके दिमाग में सिर्फ 45% आएगा। और अगर एक सप्ताह आपने प्रैक्टिस नहीं किया, क्योंकि देखो लर्निंग में हम शुरू में बताए थे प्रैक्टिस का बड़ा महत्व है, प्रैक्टिस नहीं किया तो वह 10% रह जाता है। और 15 दिन तक वो देखा ही नहीं कि पिछले 15 दिन पहले हम क्या पढ़े थे, तो उसका 2% रह जाता है। उसके बाद एग्ज़ाम में वह 0% कुछ नहीं कर पाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, एक अमेरिकन शिक्षाविद का ये आंकड़ा है, जिन्होंने इस आधार पर सर्वे किया था करीब 50 स्टूडेंट पर, 100 स्टूडेंट पर, तब उसे पता चला। और यह जो रिजल्ट है वह वाकई में सत्य है। तो थकान हम बता रहे थे कि जो लर्नर फैक्टर है थकान, ऐसे थकान हो या बीमारी हो या कोई आदत हो, उससे जो व्यवहार में परिवर्तन होता है वह लर्निंग कहा जाता है, लेकिन परमानेंट लर्निंग नहीं कहा जाता, क्योंकि लर्निंग में है कि परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। अगर आपके व्यवहार में अस्थायी रूप से परिवर्तन होता है तभी वह लर्निंग कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है इंटरेस्ट का बड़ा महत्व है। किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपको रुचि है, जैसे किसी स्टूडेंट को मैथ में रुचि होता है तो मैथ को बनाता है, किसी को साइंस में रुचि है साइंस बहुत बनाता है, किसी को हिंदी में रुचि है तो हिंदी बहुत पढ़ता है, किसी को इंग्लिश में रुचि है तो इंग्लिश अधिक पढ़ता है।
तो लर्निंग सक्सेसफुल तभी होगा जब आपका इंटरेस्ट है उस सब्जेक्ट में। अगर इंटरेस्ट नहीं है तो टीचर चाहे जो भी प्रयास कर ले आप नहीं सीख सकते हैं। तो इंटरेस्ट पैदा करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक इंटरेस्ट नहीं होगा, और इंटरेस्ट कब होगा, जब आपका एटीट्यूड होगा कि नहीं हमें पढ़ करके एम होगा, है ना। जैसे एजुकेशन में है, लर्निंग की विशेषता में है कि एमफुल है, तब लर्निंग जो है एमफुल है, यानी उद्देश्यपूर्ण। अगर मान लो तुम डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हो, केवीएस की तैयारी कर रहे हो, अगर तुम्हारे दिमाग में है कि केवीएस की परीक्षा पास करना है, तब आपको केवीएस के सिलेबस कंटेंट को इंटरेस्ट पैदा होगा, तभी आप कर पाएंगे। तो ये आपका इंटरेस्ट का होना भी लर्नर के फैक्टर में बहुत ज़रूरी है। उसके बाद है विलिंगनेस टू लर्न। विलिंगनेस टू लर्न, विलिंगनेस का मतलब होता है सीखने की ललक, है ना, सीखने की ललक। किसी भी चीज़ को अगर तुम सीखना चाहते हो, अगर विलिंगनेस आ गया तो मुश्किल से मुश्किल चीज़ें भी आसान हो जाती हैं। जैसे कुछ स्टूडेंट को मैथ बड़ा टफ लगता है, लेकिन मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके आईक्यू लेवल को भी बढ़ा सकता है। तो सीखने की ललक अगर आप में है, किसी चीज़ को सीखने की ललक है, तो बहुत जल्दी आप सीख जाएंगे। अगर सीखने की ललक नहीं है तो आपको लाख प्रयास करवाया जाए और सारे सिचुएशन आपके फेवरेबल हो, लेकिन स्वयं आपको सीखने की ललक नहीं होगा, तो विलिंगनेस का होना बहुत ज़रूरी है, तभी आपका लर्निंग जो है सही ढंग से हो सकता है। 10वां है, 10th पॉइंट नंबर है ये एस्पिरेशन लेवल। फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ का भी बड़ा महत्व है। फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य। देखो, कहा जाता है कि अगर आपका हेल्थ अच्छा है, गुड हेल्थ गुड माइंड, है ना। कहा जाता है कि अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है तो आपका दिमाग भी अच्छा होगा, अगर स्वास्थ्य आपका ख़राब है तो आपका दिमाग भी काम नहीं करेगा। तो फिजिकल और मेंटल हेल्थ का होना भी लर्नर का ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है, जो लर्निंग में हमारे लिए हेल्पफुल होता है, सक्सेसफुल होता है। तो लर्निंग के लिए फिजिकल और मेंटल हेल्थ का होना भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद है 11 नंबर में एस्पिरेशन लेवल। एस्पिरेशन लेवल, देखो अब इंस्पिरेशन का मतलब प्रेरणा का जो स्तर है, प्रेरणा स्तर, यह भी आपका, जैसे अभी प्रेरणा और प्रेरणा ये दोनों एक दूसरे से कोरिलेटेड है। मोटिवेशन, एस्पिरेशन, अगर आपको किसी ने इंस्पायर किया है, कहते हैं ना इंस्पिरेशन लेवल आप कह सकते हैं इसको। इंस्पिरेशन लेवल आपका, प्रेरणा स्तर अगर आपका उच्च है, अगर आप प्रेरित हो गए हैं, कोई स्टूडेंट किसी टीचर के लेक्चर से प्रेरित होता है, कोई अच्छी किताबें पढ़ने से प्रेरित होता है। इसलिए कभी भी हमेशा हमें याद रखना चाहिए कि अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़िए। जिन्होंने जीवन में बहुत कामयाबी हासिल किया, उनके लाइफ से इंस्पायर होइए। तो इंस्पिरेशन का बड़ा महत्व होता है लर्निंग में। तो ये फैक्टर हैं, पर्सनल फैक्टर हैं, जो लर्निंग को प्रभावित करता है, लर्निंग को अफेक्ट करता है। तो ये सारे थे। अब देखिए आगे आते हैं दूसरे, जो इन्वायरमेंटल फैक्टर, ये तो आपका पर्सनल फैक्टर हो गया। अब इन्वायरमेंटल फैक्टर में हमने बताया था, दूसरा जो पॉइंट है इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर जिसको कहा जाता है पर्यावरणीय कारक। हमने पिछले में बताया था, पीछे आपको जब हम फैक्टर के बारे में बता रहे थे, तो जो इन्वायरमेंटल फैक्टर होता है उसमें होम का बड़ा महत्व होता है, स्कूल का बड़ा महत्व होता है, टीचर, ये सब इन्वायरमेंटल फैक्टर हैं। उसके बाद सोसाइटी है, ये सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर आते हैं।
जैसे घर हो गया, फिर आपका विद्यालय हो गया, फिर आपका शिक्षक हो गया और आपका समाज हो गया। उसके बाद आपका फैमिली हो गया, परिवार हो गया। ये सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर में आते हैं। तो इसमें कुछ के बारे में हम जानते हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर में फैक्टर्स रिलेटेड टू कंटेंट, जो इन्वायरमेंटल फैक्टर है, टीचर रिलेटेड फैक्टर, टीचर कैसा होगा ताकि लर्निंग हमारा अच्छा होगा। तो टीचर्स रिलेटेड फैक्टर, शिक्षक से संबंधित कारक, शिक्षक से संबंधित कारक। अब देखो टीचर कैसा होना चाहिए ताकि लर्निंग हमारा अच्छा हो। टीचर से संबंधित कारक है टीचर लर्निंग एक्टिविटी, टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़। टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी का मतलब है कि जो टीचर पढ़ा रहा है उनका क्रियाकलाप के आधार पर पढ़ा रहे हैं कि नहीं, टीचिंग एड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं। तो शिक्षक से संबंधित कारक में शिक्षण अधिगम, टीचिंग लर्निंग यानी शिक्षण अधिगम क्रियाकलाप, यानी एक टीचर पढ़ा रहा है जो टीचिंग एड्स के सहारे पढ़ाता है, इंडक्टिव मेथड का सहारा ले रहा है, आगमनात्मक विधि का सहारा। टीचिंग मेथड्स में इंडक्टिव और डिडक्टिव का बड़ा महत्व है। तो इंडक्टिव मेथड का मतलब आगमनात्मक और निगमनात्मक डिडक्टिव मेथड होता है। तो एक टीचर है जो बाह्य एग्जाम्पल को लेकर के, बाह्य वातावरण को कोरिलेट करके, एक दूसरे सब्जेक्ट को कोरिलेट करके अगर करवा रहा है और एक्टिविटी के साथ करवा रहा है तो वह टीचर इफ़ेक्टिव होता है और वह उसके द्वारा जो करवाया जाता है लर्निंग, वह लर्निंग 100% सक्सेसफुल होने की संभावना होती है और स्टूडेंट सीख पाते हैं। दूसरा जो है टीचर्स रिलेटेड फैक्टर है नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट एंड बिहेवियर। शिक्षक का ज्ञान एवं व्यवहार बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है। शिक्षक का ज्ञान, चूँकि अगर टीचर के पास में नॉलेज बहुत अच्छा है, टीचर अगर क्लास में जाता है वह बिल्कुल प्रिपेयर्ड होकर के जाता है, जो चीज़ उसे पढ़ाना है अच्छी ढंग से प्रिपेयर्ड होकर के जाता है, तो टीचिंग इफ़ेक्टिव होगा और बच्चे का लर्निंग जो है 100% होने की संभावना होगी। और टीचर का बिहेवियर, विद्वान है टीचर, बहुत अच्छा नॉलेज रखता है अपने सब्जेक्ट को, लेकिन छोटी छोटी बात पर गुस्सा हो जाता है, यानी उसका बिहेवियर जो है बच्चों के प्रति पॉजिटिव नहीं है। कुछ बच्चे के प्रति पॉजिटिव है, कुछ बच्चे के प्रति निगेटिव है, यानी पार्शियलिटी है उसमें। तो वह टीचर अच्छा टीचर हो ही नहीं सकता है और उसका लर्निंग जो है बच्चों को जो सिखाएगा वह 100% नहीं सिखा सकता है। तो नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट का नॉलेज बहुत अच्छा होना चाहिए। देखो टीचर के लिए एक टर्म आया है, जॉन हर्बर्ट ने दिया था, 5 फॉर्मल स्टेप दिया था, उसमें 3 जो है 3P का बड़ा महत्व है। 3P क्या होता है? 3P है प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन एंड परफॉर्मेंस। 3P है आपका प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन एंड परफॉर्मेंस। प्रिपरेशन का मतलब तैयारी हो गया, प्रेजेंटेशन का मतलब प्रस्तुतिकरण हुआ, परफॉर्मेंसर का मतलब जो उसका फीडबैक होता है। तो एक अच्छा टीचर वही है जो 3P का को ध्यान में रख करके क्लास में जाता है।
तो 3P तब सक्सेसफुल होगा जब टीचर के पास नॉलेज होगा और उसका बिहेवियर भी पॉजिटिव होना चाहिए, सभी के प्रति व्यवहार उसका नॉर्मल होना चाहिए। एक टीचर आया तुरंत क्लास में गुस्सा करके बोल रहा है तो जो बच्चा डर जाता है, उससे सवाल कोई पूछा उसको डांट करके बैठा दिया, तो ये अच्छा टीचर नहीं है। तो टीचर का नॉलेज जो है अपने सब्जेक्ट के प्रति बहुत अच्छा होना चाहिए और उनका बिहेवियर जो होना चाहिए बहुत ही कुशल होना चाहिए। तीसरा है टीचिंग मेथड एंड रीइंफोर्समेंट। टीचिंग मेथड्स एंड रीइंफोर्समेंट। टीचिंग मेथड का मतलब शिक्षण विधि एवं पुनर्बलन। देखो, टीचर का टीचिंग मेथड्स बड़ा इफ़ेक्टिव होना चाहिए। कई तरह के टीचिंग मेथड है। अब मान लो हिंदी का क्लास है और हिंदी के क्लास में प्रैक्टिकल मेथड का इस्तेमाल कर रहा है, ज्योग्राफी के क्लास में डिमोन्स्ट्रेशन मेथड का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, तो अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग मेथड्स का यूज होना चाहिए। कुछ मेथड जो होते हैं जो कॉमन होते हैं, जो सभी में यूज होता है, लेकिन कुछ मेथड पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए होता है। तो टीचिंग मेथड्स का बड़ा महत्व है। जब शिक्षण विधि के बारे में जानेंगे, बहुत सारे शिक्षण विधि हैं और टीचिंग मेथड चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, यानी बच्चे के लेवल को ध्यान में रखते हुए टीचिंग प्रोवाइड करना चाहिए, तभी वह इफ़ेक्टिव टीचिंग माना जा सकता है। इसके बाद फोर्थ नंबर है जो टीचर से रिलेटेड है। 3 ही हैं मेन, यानी एक तो टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी, उनका क्रियाकलाप अच्छा होना चाहिए। नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, अपने सब्जेक्ट के प्रति उनका नॉलेज बहुत अच्छा होना चाहिए, बिहेवियर, तभी लर्निंग सक्सेसफुल होगा। और टीचिंग मेथड्स एंड रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है कि क्लास में अगर टीचर पढ़ा रहा है, कोई बच्चा क्वेश्चन का जवाब दे रहा है, जवाब में अटक रहा है, तो उसको मोटिवेट करने की ज़रूरत है, इन्फोर्स कि तुम दे सकते हो, तुम दे सकते हो। क्योंकि जो हमारा पॉजिटिव सोच होता है, शाबाशी देना, वाह वाह करना, बच्चे को मोटिवेट करना, तो ये सारे जो हैं रीइंफोर्समेंट हैं, उसके पुनर्बलन पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। रीइंफोर्समेंट का एजुकेशन में बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। तो ये आपका टीचर्स रिलेटेड फैक्टर हो गया। अब हम आते हैं फैक्टर रिलेटेड टू कंटेंट। इन्वायरमेंटल फैक्टर में है, कंटेंट का भी बड़ा महत्व है। इन्वायरमेंटल फैक्टर में फैक्टर्स रिलेटेड टू कंटेंट। कंटेंट का मतलब होता है विषय वस्तु। तो विषय वस्तु जो है किस पाठ्य वस्तु से संबंधित कारक, पाठ्य वस्तु से संबंधित कारक। जो हमारा फैक्टर है पाठ्य वस्तु कैसा होना चाहिए, उसमें पहला है विषय वस्तु उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। कंटेंट शुड बी एमफुल। कंटेंट शुड बी एमफुल। उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। बिना उद्देश्य के कोई स्टूडेंट नहीं पढ़ सकता है, लर्निंग उसकी नहीं हो सकती है। इसीलिए पाठ्य वस्तु से संबंधित कारक में कंटेंट शुड बी एमफुल होना चाहिए, यानी पाठ्य वस्तु उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए, यानी विषय वस्तु जो होना चाहिए, विषय वस्तु उद्देश्य पूर्णता से भरी होनी चाहिए, उद्देश्य पूर्णता से भरी होनी चाहिए। उसके बाद दूसरा है स्ट्रक्चर एंड नेचर ऑफ करिकुलम। स्ट्रक्चर एंड नेचर ऑफ करिकुलम, यानी संरचना एवं प्रकृति पाठ्यक्रम
करिकुलम और सिलेबस में अंतर होता है। ध्यान दीजिएगा, करिकुलम जो होता है पाठ्यक्रम, उसमें सभी चीज़ें आती है, यानी रीडिंग कंटिनेंट से लेकर के रीडिंग राइटिंग, उसके बाद गेम्स, आर्ट एंड गेम्स, सारे चीज़ आ जाते हैं करिकुलम में। तो पाठ्यक्रम संरचना एवं प्रकृति जो है पाठ्यक्रम का संरचना और प्रकृति भी स्टूडेंट के लेवल के अनुसार होना चाहिए, स्टूडेंट के अनुसार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 5th क्लास के बच्चे को 10th क्लास के पाठ्यक्रम को अगर करवाया जाए तो स्टूडेंट सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। तो ये चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। तीसरा जो है सीरीज, शेप एंड क्वालिटी ऑफ कंटेंट। क्वालिटी ऑफ कंटेंट, इसका मतलब है कि जो विषय वस्तु का क्रम, आकार और विशेषता, क्वालिटी का मतलब गुण होता है। विषय वस्तु का क्रम, आकार और गुण, जो क्वालिटी है वह अच्छा होना चाहिए, तभी स्टूडेंट को इंटरेस्ट होगा और वो सक्सेसफुल होगा। तो ये चीज़ टीचर से रिलेटेड हो गया। फोर्थ जो है कारण, फैक्टर रिलेटेड विद सिस्टम। सिस्टम से क्या रिलेशन है लर्निंग का। पहला नंबर है इसमें अधिगम व्यवस्था से संबंधित कारण। अधिगम व्यवस्था से संबंधित कारक। देखो, अधिगम से पहला जो पॉइंट है इसमें, प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट ऑफ अ स्टूडेंट, प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट of the student in classroom। प्रॉपर सीटिंग अरेंजमेंट यानी कक्ष में छात्रों के बैठने की उचित व्यवस्था। देखिए, लर्निंग को बड़ा इफेक्ट करता है ये भी। अगर आपका सीटिंग अरेंजमेंट क्लासरूम में बच्चे की बैठने की उचित व्यवस्था नहीं है, एक क्लास में 30 बच्चा बैठना चाहिए, वहाँ 70 बच्चे बैठे हुए हैं, तो लर्निंग भी प्रॉपर नहीं हो सकता है। इसलिए सीटिंग अरेंजमेंट का यह भी बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है सिस्टम का। अगर लर्निंग आप चाहते हैं कि 100% लर्निंग हो, तो उसके लिए सीटिंग अरेंजमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा इसमें जो कारक है सिस्टम के, स्कूल एंड फैमिली एनवायरनमेंट। स्कूल एंड फैमिली एनवायरनमेंट यानी विद्यालय एवं परिवार का वातावरण। यह भी बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो सिस्टम के लिए। अगर परिवार में सभी लोग बड़े ही प्रेम से, प्यार से, शांति से रहते हैं तो बच्चे का लर्निंग वहाँ बहुत अच्छा होता है। और स्कूल का भी इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, टीचर अच्छे हैं, स्कूल का प्लेग्राउंड अच्छा है, क्लासरूम अच्छा है, प्रिंसिपल अच्छा है। तो यह बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है जो कि लर्निंग को प्रभावित करता है। तीसरा है इसमें प्रॉपर वेंटिलेशन एंड एयर। प्रॉपर वेंटिलेशन एंड एयर इन रूम। प्रॉपर वेंटिलेशन का मतलब होता है कि जो क्लासरूम हो, जहाँ क्लासें लग रही है, वह क्रॉस वेंटिलेशन कहा जाता है। प्रॉपर वेंटिलेशन का मतलब क्रॉस वेंटिलेशन, एक तरफ से हवा आती है दूसरे तरफ चली जाती है,
तो वह क्लासरूम बड़ा अच्छा होता है। और वैसे ऐसा नहीं कि बिल्कुल क्लासरूम अंधेरा है, वेंटिलेशन नहीं है, खिड़कियां नहीं है, तो वहाँ प्रॉपर लर्निंग नहीं हो सकता है। बच्चे को प्रॉपर ढंग से न तो लर्निंग कराया जा सकता है, न बच्चे उसमें सीख सकते हैं। तो कमरों में रोशनी तथा हवा का प्रबंध, कमरों में रोशनी तथा हवा का प्रबंध प्रॉपर होना चाहिए। 4th नंबर है इसमें अरेंजमेंट ऑफ इक्विपमेंट एंड लेबोरेटरी, अरेंजमेंट ऑफ इक्विपमेंट एंड लेबोरेटरी। इन उपकरण एवं प्रयोगशाला, उपकरण एवं प्रयोगशाला का प्रबंध। देखो, लर्निंग के लिए एक्टिविटी रूम होना बहुत ज़रूरी है। आजकल तो स्कूलों में सभी सब्जेक्ट के हिंदी का एक्टिविटी रूम अलग होता है, SST का अलग होता है, साइंस का अलग होता है। साइंस का तो शुरू से रहा है, लेकिन और सब्जेक्ट का नहीं रहा है। लेकिन अब सरकार यह प्रयास कर रही है कि अलग अलग सब्जेक्ट का भी एक्टिविटी रूम होना चाहिए और एक्टिविटी कराने वाले आइटम होने चाहिए, लेबोरेटरी का प्रबंध होना चाहिए। क्योंकि लर्निंग को इफ़ेक्टिव, पहले ज़माने में बहुत कम व्यवस्था होती थी, लेकिन अब जो है बहुत चेंजेज आ गए हैं। तो इस चेंजेज को, क्योंकि लर्निंग को 100% करने के लिए ये सारे प्रयास हैं। तो आपने आज लर्निंग के बारे में जाना, लर्निंग के फैक्टर में जाना, लर्निंग के डेफिनीशंस के बारे में जाना, विभिन्न विद्वानों के द्वारा दिया गया है। लर्निंग को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में जाना, लर्निंग की विधियों के बारे में जाना, लर्निंग के प्रकार के बारे में जाना। अगले क्लास में मैं लर्निंग कर्व के बारे में आपको बताऊंगा, उसके बाद और लर्निंग थ्योरी के बारे में बताऊंगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज जो डिफरेंट तरह के टीचिंग का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वह TGT का कर रहे हों, PGT का कर रहे हों, या प्रिंसिपल का कर रहे हों, या PRT का कर रहे हों, वो स्टूडेंट ज़रूर देखें और पूरा वीडियो देखें, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। आधा अधूरा देखने से आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। धन्यवाद।